यहाँ पर कमलेश आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, ब्याज दरों में किस तरीके की आपको लगता है गुंजाइश दिखाई देती है एक बायर्स की साइड से, क्योंकि एचडीएफसी के केकी मिस्त्री भी कह चुके हैं कि अगर ये 150 पॉइंट का सीआरआर कट नहीं मिलता तो शायद और इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग करने की जरूरत पड़ती बैंक्स को। फिलहाल बैंक्स के हाथ किस हद तक बंधे हुए हैं लिक्विडिटी के चलते? फ्रैंकली आंसर दूंगा, अगर 6 महीने पहले आपने मुझे पूछा होता कि ये इंटरेस्ट रेट वेयर इट इज टुडे, अगर इस लेवल पे इफ आई वुड हैव प्रेडिक्टेड, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन ट्रू। जो सीआरआर की बात हुई है तो लिक्विडिटी ईज करने के लिए विच इज वाज एक्सट्रीमली टाइट ओवर द लास्ट 15 डेज टू अ मंथ, तो मेरे हिसाब से उसका इंपैक्ट रेट पे आएगा या नहीं इज टू अर्ली टू मेक अ स्टेटमेंट। बट जहां फ्लोटिंग रेट का सवाल होता है, जैसे की इंडिकेटर्स विच इज मोर रिपो रेट देन एक्चुअली दी सीआरआर ड्रॉप, उसके इंडिकेटर्स जब आते हैं तो नॉर्मली जो फ्लोटिंग रेट पोर्टफोलियो होता है ऑफ द बैंक, द रेट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। सो अभी ये बताना कि वो इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा जिसकी वजह से वो रेट पास ऑन होगा या नहीं होगा, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। मुमताज साहब ये समझाइए कि जिन लोगों ने 3 साल पहले लोन लिए थे, तकरीबन 8-8.5% के इर्द गिर्द, 20 साल के लिए लिया था, 30 लाख के इर्द गिर्द का लोन था, उनके लिए क्या सलाह बनती है वर्तमान में? तो 2-3 स्टेप्स है। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपको बैंक, जो एग्जिस्टिंग बैंक है, वो आपको मार्केट रेट दे रहा है कि नहीं। अगर आप 12% से ज्यादा दे रहे हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, ये सारी नसीहतें जब भी लागू होती है अगर आपने एकदम एग्जैक्टली डॉट पे अपना सारा पेमेंट किया हो। तो 3 साल तक अगर आपने डॉट पे पेमेंट किया हो और आज अगर आप 12% से ज्यादा दे रहे हैं तो आपकी बैंक आपको ज्यादा चार्ज कर रही है। तो सबसे पहले या तो आप अपनी, सबसे बढ़िया है एग्जिस्टिंग बैंक को कहिए हमारा रेट गिराइए, मैं अच्छा कस्टमर हूं चला जाऊंगा। तो नॉर्मल केस में एग्जिस्टिंग बैंक ही आपकी रेट गिरा देगी, न गिराए तो मार्केट में आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। सेकेंड, अगर आपकी फिक्स्ड इनकम में कोई सेविंग्स रख रखी है डिपॉजिट्स में या और कोई चीज में, तो मेरे ख्याल से अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन उसको आपने रख रखी है, आई थिंक उसको तोड़ने की बात आपको सोचनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स करंटली इतनी हाई हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात जैसे कमलेश ने कहा, अगर आपके पास कोई सरप्लस कैश है तो बनिस्पत के आप ईएमआई को बढ़ाइए, हो सके तो आप प्रिंसिपल को प्रीपेमेंट करिए ताकि ईएमआई ना आपका टेन्योर इतना ना बढ़े और आप जल्दी से उस कर्ज से मुक्त हो जाए। दोज आर दी 3 थिंग्स आई थिंक कि हर कंज्यूमर को ध्यान रखनी चाहिए। कमलेश, इस वक्त पूरे रियल एस्टेट सेगमेंट में क्या क्या खतरे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं प्रमोटर्स ने, डेवलपर्स ने, छोटे डेवलपर्स के क्या दिवालिया होने की गुंजाइश दिखाई देती है, छोटे जिन्होंने घर खरीद रखे हैं, सेकंड होम्स, थर्ड होम्स, उनकी तरफ से एनपीएज या डिफॉल्ट होने की गुंजाइश है? अगर किसी बैंक की प्रोपोर्शन ब्रेक करना चाहूंगा, प्रोपोर्शन से सैलरीड कंपोनेंट में ज्यादा है, जहां सैलरीड कस्टमर्स को लोन ज्यादा दिए हुए हैं, आई थिंक उनका इंपैक्ट ज्यादा रहा है बिकॉज 350 बेसिस पॉइंट्स अगर रेट बढ़े हैं लास्ट 1 साल 1.5 साल में तो उनकी ईएमआई वुड हैव गॉन अप सब्सटैंशियली। अगर बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्सेस जो घर में रहते हैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं किया हो, जैसे हमारे यहाँ एलटीवीज जो होती हैं, जैसे मैंने आपको 75% कहा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी बाय करता है तो हम लोग सिर्फ 60% लोन देते हैं, वी वांट 40% टू कम फ्रॉम द कस्टमर। अगर ये डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए हुए हैं, कौन से कैटेगरी ऑफ बिल्डर है, अगर ये नहीं देखते हैं डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एन ए कैटेगरी बिल्डर एंड सी कैटेगरी बिल्डर, तो चेक बाउंसिंग तो डेफिनेटली बढ़ी हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैंक्स हैव मैनेज देयर पोर्टफोलियो एंड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन दीज 3 क्लासेस ऑफ कस्टमर्स और बिल्डर्स, डेलिंक्वेंसी ऊपर जाने के चांसेस है। डेलिंक्वेंसी बढ़ सकती है क्या? इसके चलते भी रेट्स पर और असर दिखाई दे सकता है क्या, और बार्गेन डील्स आगे आ सकते हैं? सो डेलिंक्वेंसी बढ़ने से रेट्स तो घटेंगी तो नहीं, आई मीन अगर डेलिंक्वेंसी बढ़ेगी तो बिल्डर्स, डेवलपर्स, उनकी तरफ से जो किल्लतें महसूस हो रही हैं। सो एक चीज तो क्लियर है, जैसे कमलेश ने कहा, आज रियल एस्टेट बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं है। असेट जो चार्ज रिजर्व बैंक ने लगाया है या और कई कारणों से, इंटरनेशनल कारणों से, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर उनके लिए नहीं है। तो एपेटाइट जो बैंकों की है ओवरऑल, मैं कोई स्पेसिफिक बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जो उनकी इच्छा है लोन्स करने की, वो इच्छा घटी हुई है पहले के मुकाबले। तो इंटरेस्ट रेट में कोई बहुत जल्दी घटाव आना, बट इतनी फास्ट चेंजिंग सिचुएशन है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन तुरंत कोई घटाव आना ऐसा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है।
रुंगटा साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई इसे आप एक बायर्स मार्केट कह सकते हैं? क्योंकि बायर्स में एक तो काफी फिक्र फैली हुई है, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी बीपीओ सेक्टर से जिससे कि बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई थी, वहां पर दिक्कतें नजर आ रही हैं। तो बायर्स मार्केट अभी तक कह पाना मुश्किल है। अभी मेरे ख्याल से कश्मकश का दौर चल रहा है। बड़े बिल्डर्स अभी भी अपनी प्राइस होल्ड किए हुए हैं, स्पेशली लार्ज सिटीज में तो क्लियरली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा सुनने में आ रहा है, ग्राउंड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक देखने में नहीं आया है। अगर सिचुएशन ऐसे ही रही और इस जो फेस्टिव सीजन है इसमें अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो शायद मैं कहूंगा कि बायर्स मार्केट आज से 3 महीने में या 6 महीने में होने के चांसेस हैं। फिलहाल मैं कहूंगा साइडवेज मार्केट है, लेकिन यह जरूर है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपने सारा बंदोबस्त कर लिया है, तो अच्छी डील मिलने के चांसेस आपके पास पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। कमलेश, बड़े बड़े विज्ञापन एग्जीबिशंस के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए फिलहाल वो किस हद तक सेल्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्री सैंक्शन लोन्स के लिए कितने लोग वाकई आगे आना पसंद कर रहे हैं? नहीं, फुटफॉल्स तो हैं कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ये है जो लास्ट 1 साल 2 साल से जिन्होंने परचेज नहीं किया, ये देखते हुए कि भाव बढ़ रहे हैं और कम होंगे शायद, उनकी एक्सपेक्टेशन इज दैट इट्स हाईएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के भाव में कुछ करेक्शन आएंगी। तो वो सारे कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, स्टॉल्स में जा रहे हैं, एग्जीबिशंस में जा रहे हैं। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च हुई हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के फ्री हैं। कुछ बिल्डर्स आर डूइंग दैट, बट जैसे हर्ष ने कहा, एक कैटेगरी बिल्डर्स अभी भी अपने प्राइस पे होल्ड किए हुए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। कौन से सेगमेंट में आपको लगता है सबसे ज्यादा गुंजाइश है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, मिडिल इनकम, मिडिल ग्रुप रेजिडेंशियल रिहायशी सेगमेंट भी था। प्राइस करेक्ट जब होता है तो वो मिडिल इनकम में ही होना जरूरी है, बिकॉज लग्जरियस सेगमेंट में जब प्राइस ऊपर भी होता है तो डील्स होती हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा अगर 40,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है, उसमें अगर 3-4 हजार रुपए वेरी लार्ज डिस्काउंट, बट वो नोटिस नहीं होता, बिकॉज दैट्स नॉट द मास बिजनेस इन टर्म्स ऑफ होम लोन्स और हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेज। तो जो मीडियम स्केल है वहां पे जब तक नहीं होता तब तक वो इम्पैक्ट विल नॉट कम इन द रियल एस्टेट प्राइस रिडक्शन। रुंगटा साहब, आगे जाते हुए जैसा कि आपने कहा कि 3 से 6 महीने में हो सकता है कि एक बायर्स मार्केट हो, लेकिन आप मानेंगे कि 3 से 6 महीने या फिर 2009 का अधिकतम भाग या पूरा का पूरा साल ही काफी तनाव भरा रहेगा रियल एस्टेट के लिए? हाँ, सो आज तो चूंकि स्थिति इतनी इतने चेंजेस हो रहे हैं और इतने फास्ट हो रहे हैं, तो ये कह पाना कि 2009 में चेंज हो जाएगा या कोई इसमें स्थिरता आएगी किसी भी तरह की, भाव भी गिरने का अगर एक क्लियर अंदेशा हो जाए तो हमें डायरेक्शन पता चलती है मार्केट की। तो फिलहाल मार्केट साइडवेज मूव हो रहा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है। 2009 के एंड तक ऐसा ही रहेगा, बहुत लंबा पीरियड है, 15 मंथ्स इज अ लॉन्ग टर्म। सो ये कह पाना कि ऐसा ही रहेगा तो मुश्किल है, और इससे ज्यादा भविष्यवाणी करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कमलेश, आप क्या कहेंगे, दिवाली से दिवाली तक किस तरीके का रवैया लोग अपने दिमाग में लेकर रखें? क्योंकि अगर आप अपना होम लोन परचेज करना चाह रहे हैं या अपना घर परचेज करना चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं रुकिए थोड़ा दाम और घटेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। बैंक्स का एपेटाइट जो है आपको घर कर्ज देने के लिए उतना नहीं है जितना कि 6 महीने साल भर पहले वो आपको चेज कर रहे थे। फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ये स्ट्रेच करने का टाइम नहीं है। जैसे एक सैलरीड कस्टमर होता है जो 2 साल की आगे की सैलरी सोच के करंटली होम लोन लेके होम परचेज करता है, मेरे ख्याल से वो स्ट्रेच करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। एंड देयरफॉर लाइक हर्ष सेड कि पैसा है, सब अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत सारे लायबिलिटीज नहीं है, तो आई एम सेइंग दैट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो पीरियड गया हुआ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ हैज नॉट बीन सो हाई, वो हर साल ऐसे ही रहता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हैव ऑलवेज बीन लीन पीरियड्स फॉर परचेज इन टर्म्स ऑफ होम लोन। द रियल इंडिकेटर अब शुरू होता है, यहां से ऑफटेक शुरू होती है। आप लास्ट ईयर भी जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट इट वाज सेम लास्ट टाइम। ऑफटेक अब से शुरू होती है। अगर ऑफटेक अब से शुरू नहीं होती है, देन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर थोड़ा सा प्रेशर आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एंड आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट कि लास्ट 1.5-2 साल की जो ग्रोथ रही है हाउसिंग लोन की, इट्स नॉट बीन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हाउसिंग परचेज, इट्स ओनली बीन वैल्यू बेस्ड। जैसे नंबर ऑफ हाउसेज सोल्ड हैव नॉट गॉन अप, बट बिकॉज द वैल्यू हैज गॉन अप, इसकी वजह से जो ग्रोथ रहा है 15-20% का, ये 2 साल से हैज बीन लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ दैट। सो दिस ईयर इफ अभी के फेस्टिव सीजन से अगर शुरू नहीं होती, तो देन आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट गेटिंग वरीड फॉर द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।